हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कई सारे फ्रेंड्स के मेरे को रिक्वेस्ट आ रहे हैं। कुछ लोग हाल फिलहाल में मिले हैं, उनकी तरफ से भी जब डिस्कशन चलता रहा तो उनकी तरफ से भी ये आ रहा था कि आप क्यों नहीं अपने जो एक्सपीडिशंस के रेस्क्यू ऑपरेशंस के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। उसके थ्रू अगर मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को मैं अगर कुछ कंधे कर पाऊँ, उनका कोई इस लाइन में कोई इच्छुक है, उनको कोई मेरे से कंसल्ट करना भी चाहे तो उनको अगर मैं मदद कर सकूं तो मेरे को खुशी होगी। तो आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूं, इट इज़ ऑल अबाउट 1992 आईटीबीपी एवरेस्ट एक्सपीडिशन, जो कि साउथ ईस्ट रूट, जिसको ट्रेडिशनल रूट कहते हैं, चाइना नेपाल साइड से लॉन्च किया गया था। क्योंकि ये एक्सपीडिशन जो लॉन्च किया गया था उन दिनों फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते नहीं थे, तो ये 60 दिन का एक्सपीडिशन था। ऑलमोस्ट इट टुक 60 डेज़, मोर देन 60 डेज़ आई वुड से। 62-63 दिन का एक्सपीडिशन था, जो कि मेरे को 15-20 मिनट में सम अप करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंसेस बताते हुए शेयर करना चाहूँगा, तो आई विल टेक 3-4 एपिसोड्स में जाऊँगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल शुरू में ही कि जो जितना भी आज मैं आपसे शेयर करूँगा ये कंटिन्यूशन में आने वाले वीडियोज़ में आएंगे। तो ये वीडियो नंबर, इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 है। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा ज़रूर इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें और अपना सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये 1992, जैसे कि मैंने कहा, 1992 एवरेस्ट एक्सपीडिशन जो कि लॉन्च किया गया था, आप लोग सभी जानते हैं 1984 में इंडिया की एक बहुत मेजर एक्सपीडिशन लॉन्च की गई थी, जिसमें बचेंद्री पाल जी सक्सेसफुली एवरेस्ट समिट में पहुँचे थे। और उसके बाद शी बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। और ये आज आपकी हिस्ट्री है, आप सभी इनको जानते हैं। उसके बाद 1984 के बाद कुछ एक्सपीडिशंस और लॉन्च की गई, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कारणवश सक्सेसफुल नहीं रही। जब आईटीबीपी ने लॉन्च किया तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी था, साथ ही साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था सक्सेसफुली इसको कंडक्ट कराना लीडर के लिए। और इस टीम के लीडर थे मिस्टर हुकुम सिंह, जो कि अभी तो इस दुनिया में नहीं है, गॉड ब्लेस हिज सोल। हमारे बहुत ही अच्छे लीडर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर मैं कहूँगा तो रहे हैं, और उन्होंने कई सारे एक्सपीडिशंस लीड किए हैं, बहुत ही रिनाउंड माउंटेनियर रहे हैं। आईटीबीपी ज्वाइन करने के बाद हमारी बेसिक ट्रेनिंग के बाद 90 में मैं बेसिक ट्रेनिंग के लिए, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए आईटीबीपी की इंस्टीट्यूट है, माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट, जो कि ओली में उत्तराखंड में है, तो वहाँ पर हमें भेजा गया। तो उसके बाद ये 60 दिन का ट्रेनिंग था। उसके बाद मुझे बैच को तो नहीं, उसके बाद मैं और एक और ऑफिसर, हम लोग जो है हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग में माउंटेन वारफेयर कोर्स करने गए। दोनों जगह माउंटेनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराया जाता है, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, एंड्योरेंस और आइस क्लाइंबिंग और पीक क्लाइंबिंग वगैरह कराते हैं। उसके बाद मेरी दोनों जगह पर मेरी फ़र्स्ट पोजीशन रही, तो उसके बेसिस पर मेरी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मेरे को एडवांस कोर्स के लिए अन्य 2 हमारे साथियों के साथ हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग भेजा गया, जो कि इंडिया की फर्स्ट नेशनल लेवल की जो माउंटेनिंग सिविल माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये हमें भी बहुत बड़ा सम्मान था कि तंजिंग नोर्गे जी भी उसमें वहाँ पर एज इंस्ट्रक्टर रहे हैं कभी, तो हमारे लिए ऑनर था कि उस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। इन तीनों जगह पर मेरी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए जब आईटीबीपी का 1992 में एवरेस्ट लॉन्च किया गया तो उसमें मेरे को शामिल किया गया। तो जब शामिल किया गया तो मेरे को मेन क्लाइंबर में मेरे को नहीं, लेकिन मेरे को एज स्पोर्ट मेंबर या स्पोर्ट क्लाइंबर या सपोर्ट एलिमेंट के तौर पर मेरे को शामिल किया गया। और कहीं ना कहीं ये टेस्ट करने के लिए कि मेरे को कि एज यंगस्टर इंक्लूड किया गया, ताकि सेकेंड लाइन हमारे माउंटेनियर्स भी तैयार किया जाए। क्योंकि जब भी हम लोग आईटीबीपी में एक्सपीडिशंस लॉन्च करते हैं तो मिक्स्ड
क्लाइंबर्स होते हैं, कुछ उसमें सीनियर क्लाइंबर्स, कुछ जूनियर क्लाइंबर्स, ताकि आपकी सेकेंड लाइन थर्ड लाइन एक्सपीडिशन के लिए हमारे टीम तैयार रहें। तो उसी प्रोसेस में जब मेरे को शामिल किया गया तो हम लोग जब आगे बढ़े तो जब हम लोग दिल्ली से निकले तो ज़्यादातर लोगों को बाई रोड भेजा गया काठमांडू तक, जो कि हमने 3 दिन में तय किया और काठमांडू पहुँचे। और बाकी कुछ सदस्य हमारे बाई एयर गए काठमांडू तक ताकि वहाँ पर व्यवस्था किया जा सके। काठमांडू पहुँचने के बाद हम लोग 2 दिन काठमांडू में रहे। वहाँ पर सब फॉर्मेलिटीज़ इंडियन एम्बेसी और नेपाल गवर्नमेंट के साथ करने के बाद फिर हमने आगे की कार्रवाई करना था। यहाँ ये कहना उचित होगा कि आज जितने भी एक्सपीडिशंस एवरेस्ट के लिए लॉन्च किए जाते हैं, ज़्यादातर एक्सपीडिशंस जो है ये बाई एयर लुकला तक जाते हैं, जो कि हाफ वे है। अगर बाई रोड जाते हैं तो बाई ट्रैक जाते हैं तो, और लुकला से बेस कैंप 4-5 दिनों में पहुंच जाते हैं। तो उन दिनों ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो अगर थी भी तो लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी। तो हमारे लीडर का भी डिसीजन था कि हम लोग बाई रोड ही जाएंगे। तो काठमांडू से एक दिन में बाई रोड, लास्ट रोड हेड में कहूँगा कि जिरी है, वहाँ तक पहुँचने में लगता है। और वहाँ से फिर हम लोगों ने ट्रैकिंग करना शुरू की। इंटरेस्टिंग ट्रैकिंग रूट है, साथ ही साथ डिफ़िकल्ट भी है, साथ में आप एंजॉय भी करते हो और कहीं ना कहीं आपको ट्यूनिंग भी हो जाती है, आपकी एक्लिमेटाइजेशन भी हो जाती है। तो 5-6 दिनों में हम नमचे बाज़ार पहुँचे और नमचे बाज़ार में हम लोगों ने एक दिन एक्स्ट्रा दिन लगाया, क्योंकि नमचे बाज़ार के बाद हाई एल्टीट्यूड शुरू हो जाता है। तो लास्ट रोड हेड से लेकर नमचे बाज़ार तक हमने 150 लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स उठाए, जिनको हमारे एक्सपीडिशन का सामान उठाना था। और हम लोग अपना पर्सनल गियर और कुछ एक्सपीडिशन के सामान मिलाकर करीब हमारे पास 17-18 किलो हमारे पास वज़न रहता था। तो करते ये 13 पड़ाव में करते करते 13वां दिन हम लोग बेस कैंप में पहुंचे। और उससे पहले नमचे बाज़ार में हमने, जैसे कि मैंने कहा कि एक दिन हम लोग ज़्यादा नमचे बाज़ार में रुके, तो वहाँ से लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स को वापस भेज दिया गया जिरी, और वहाँ से आगे के लिए याक हायर किए गए, क्योंकि याक हाई एल्टीट्यूड के लिए बहुत सामान उठाने के लिए बड़े इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो याक हमारे साथ साथ चले और हम लोग ट्रैक करते हुए, और चौथे, पाँचवें, छठे दिन मेरे ख्याल से हम लोग कुल मिलाकर 13 दिन, जैसे कि मैंने बताया, बेस कैंप में पहुँचे। बेस कैंप में पहुँचने के बाद जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वहाँ पर टेंट उंट लगाना, और उसके बाद पूजा करते हैं, और वहाँ जो अन्य एक्सपीडिशंस है उनके साथ भी मेल मिलाप, ये सब चीज़ की कार्रवाई होती है। वहाँ पर उस वर्ष 1992 में कुल 12 एक्सपीडिशंस ऑल ओवर वर्ल्ड से थे। उसमें एक एक्सपीडिशन हमारी और एक इंडियन सिविलियंस की एक एक्सपीडिशन थी। 2 एक्सपीडिशन हमारे इंडियंस की और 10 एक्सपीडिशन अन्य डिफरेंट कंट्रीज़ के एक्सपीडिशन से। तो 12 एक्सपीडिशंस वहाँ पर थे। और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है, वहाँ से फिर हमने आगे की कार्रवाई करना था। तो आगे की कार्रवाई, क्योंकि पूजा के तुरंत दूसरे दिन हमने कार्रवाई शुरू की, और दूसरे दिन ही हमने कैंप 1 खोला, जो कि कैंप 1 तक रास्ता काफ़ी मुश्किल है। कुछ शर्पा पहले पहुंच गए थे दूसरे एक्सपीडिशंस के भी, और उन्होंने कुछ रास्ता लगाना शुरू कर दिया था। कुछ जब हम पहुंचे तो हम लोगों ने सबने मिल मिला के जो है रास्ता कैंप 1 तक, जो कि 21,000 फीट है, वहाँ तक लगाया गया। और ये रास्ता जो खुम्बू आइस फॉल है, उसके बीच से होते हुए निकलते हैं। कहते हैं कि खुम्बू आइस फॉल वर्ल्ड की सबसे नोटोरियस आइस फॉल है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट आइस फॉल है, और उस आइस फॉल में कुल 52 लेडर्स, 52 लेडर्स हमारे को क्रेवैसेस के ऊपर लगाए, क्योंकि बहुत सारे क्रेवैसेस थे। आजकल का सिस्टम ये है, क्लाइंबिंग में जो भी जाते हैं हमारे शर्पास जो हाईली टेक्निकल और क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो उनके द्वारा रस्सा बेस कैंप से लेकर रॉप समिट तक जो है फिक्स किया जाता है। तो उस दौरान ये सब फैसिलिटीज़ अगर नहीं था, अगर जो भी था, तो हम लोग आपस में पूल करके मिल के सभी मेंबर्स और शर्पाओं द्वारा मिल के तब रस्सा लगाया जाता था। तो इस तरह कैंप 1 हमने
खोला और कैंप 1 को जब पूरी तरह से इक्विप करने में हमारे को हफ्ता भर लगा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट फिर कैंप 2 के लिए जाना था कि जो कि वेस्टर्न कूम कहते हैं। वेस्टर्न कूम में इसमें लगाया गया, जो कि 22,000 फीट पे लगाया गया। और वेस्टर्न कूम तक पहुंचने में इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ी जितने कि हमारे को कैंप 1 तक करनी पड़ी। तो कैंप 2 भी लगाया गया। कैंप 2 लगाने में हमारे को 3 से 4 दिन लगाया होगा, और इक्विप करने में, क्योंकि नीचे से सामान लाकर वहाँ पर उसको इक्विप करना था। तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी थी, और आगे का कार्रवाई बहुत ही चैलेंजिंग कार्रवाई था। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे को कैंप 3, जो कि लोत्से फेस बोलते हैं, लोत्से फेस पे लगाया जाना था। और उससे पहले कि स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल हो गई, तो हम सब वापस गए और कुछ दिन कैंप नीचे लोअर कैंप में रहे, और हमें बेस कैंप बुलाया गया। बेस कैंप में ही हम लोग छोटा मोटा एक्टिविटीज़ करते रहे ताकि बॉडी की ट्यूनिंग बना रहे। उसके बाद 5-6 दिन स्नोफॉल जब हो गया, तो 5-6 दिन के बाद हम लोग फिर आगे की कार्रवाई हमने करना शुरू किया। तो यहाँ मैं इसको, आज के वीडियो को यहाँ रोकना चाहूँगा, और आगे की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। किस तरह हमने कैंप 3 खोला, फिर कैंप 4 जो समिट कैंप है, और कैसे हम समिट पहुँचे, क्या डिफ़िकल्टीज़ और मशक्क़त हमें करने पड़ी, और वापसी में जो बड़े एक्साइटिंग जो है और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, जो आप लोगों से बड़ा अजीब से स्टोरीज़ हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और जो डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस किए, क्या कुछ रास्ते में हमारे को देखने को मिला, वो सब चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। और फ़िलहाल आप लोगों के यहाँ तक मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा। आप लोगों से एक बार फिर से ये गुजारिश करूँगा कि आप लाइक करें और इसको शेयर करें, और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।